वेलकम बैक। आज एक दूसरे अध्याय के साथ हम आपके साथ, जैसे कि आप सबने वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुका है। अब हम देखेंगे सामान्य स्थिति, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अक्षीय स्थिति जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू था, बिंदु पी था, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाला था 1/4πε0 2p अपन कितना RQ, ये आपने निकाला था अक्षीय स्थिति में। ये पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जब भी किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको क्या होता है, कुछ पूर्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 और p अपन कितना RQ, क्योंकि अक्षीय जो होती है निरक्षीय से दुगुनी होती है। तो इस प्रकार यहाँ से ये आपने जान लिया। एक और खास चीज़ आप लोग जो जानते हैं ये कि यदि समांतर चतुर्भुज नियम में बलों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है तो r = a² cos 90 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो r = √a² + b²। तो इस आर्टिकल का मैं उपयोग करके आप सभी को यहाँ पे सामान्य स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि सामान्य स्थिति क्या होता है ना। तो यहाँ पे अक्षीय मतलब जो अक्ष पर होता है, निरक्षीय मतलब जो निरक्ष पर होता है, लंबार्धक होता है। पर सामान्य स्थिति क्या चीज़ है? तो सामान्य स्थिति मतलब देखिए, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव -q + q आवेश है ना। तो न तो अगर यहाँ पे होता तो वह अक्षीय होता, यहाँ पे होता तो निरक्षीय होता है। तो वह आपका क्या है, एक सामान्य स्थिति पर है, न तो अक्ष न तो निरक्ष, जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सामान्य स्थिति यहाँ कहा जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे? तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी जहाँ -q + q आवेश स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम पूर्व में मैंने कहा था कि अक्षीय निरक्षीय स्थिति का यहाँ उपयोग करेंगे। तो एक बार इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अक्षीय स्थिति में रखते हैं और निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले देखिए, ए भी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु O से r दूरी तथा थीटा कोण पर एक सामान्य स्थिति में एक बिंदु P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, मतलब P पर आपको ज्ञात करना है। तो बी केयरफुल, आराम से आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, तो एक बार मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा घुमाता हूँ, जैसे कि ये पेन है, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जब मैं ऐसा घुमाऊंगा तो ये आपका क्या होगा, अक्षीय स्थिति हो जाएगा। और एक बार इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, ऐसा घुमाऊंगा तो ये आपका क्या होगा, इसके सापेक्ष वह कौन से डायरेक्शन में होगा, निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ से एक बार मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, ये रिजल्टेंट है, परिणामी है ना। तो परिणामी को दो घटकों में यहाँ पे क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। अच्छा, घटकों में वियोजित करने के लिए एक रिजल्टेंट होता है, और इसको हम लोग एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इस चीज़ को मैं एक बार इस डायरेक्शन में रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक बार मैं इस चीज़ को घुमा रहा हूँ, है ना, टर्न अप कर रहा हूँ। तो बाय द वे यहाँ पे ये क्या है, a' हुआ, और ये आपका क्या हुआ, b' हुआ, है ना। अब जब ये कोण बन रहा है, तब यहाँ से ये वाला भाग जो होगा वो p क्या हो जाता है, cos थीटा। याद रखिए, जब अक्षीय स्थिति में रहते हैं तो वो p cos थीटा होता है ना। तो यहाँ से आपका वो p cos थीटा आपका यहाँ हो जाएगा। और एक बार इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति में रखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में मतलब इस प्रकार से मैं इस चीज़ को रखूँगा, ये है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो यहाँ b' और यहाँ पे a'। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, एक बार उसका जो होगा वो p क्या हो जाएगा, मतलब उसके वैद्युत द्विध्रुव को हम करते हैं। तो एक हो गया p cos थीटा और एक हो जाएगा आपका p sin थीटा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब p cos थीटा होगा तो इसमें इस चीज़ का जो डायरेक्शन है ये E1 का डायरेक्शन होगा, ठीक, क्योंकि एक्सिस में ये इस डायरेक्शन में होगा, और निरक्षीय के लिए ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या होगा, E2 का डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को आपको अगर डाउट लगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे आपका निरक्षीय स्थिति था तो यहाँ +q -q, तो जिधर -q है, -q के साइड आपका रिजल्टेंट आपका जा रहा था निरक्षीय स्थिति में, तो उस आधार पर -q के आधार पर रिजल्टेंट यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे कैसे रिजल्टेंट जाएगा, देखिए, यहाँ पे जब यहाँ निरक्षीय स्थिति करेंगे तो ये a' इधर है, तो ये है -q, और ये आपका क्या है,
प्लस क्यू। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट किधर की ओर जाएगा, माइनस क्यू की ओर, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता चुका कि इसमें इस स्थिति में देखिए माइनस क्यू है और रिजल्टेंट ये एक बार तो E1 हुआ E2 हुआ, रिजल्टेंट कितना हुआ E। तो ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू जिधर होगा उस डायरेक्शन में उसका क्या होगा, रिजल्टेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होगा, एक बार अक्षीय और एक बार क्या होगा निरक्षीय, उन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यहाँ पे जनरली आपका होगा। तो घटकीय वियोजन यहाँ पे मैंने भी आपका कर चुका हूँ कि जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक बार कॉस थीटा निकालें, एक बार साइन थीटा, लंब बटेकरण, आधार बटेकरण, मतलब समकोण त्रिभुज लेके हम घटकीय वियोजन करते हैं। तो एक एक्स बराबर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये वाला भाग जो होगा पी कॉस थीटा अक्षीय स्थिति में, और पी जो साइन थीटा होता है वो पी साइन थीटा कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो इस बात को समझना है कि पी साइन थीटा निरक्षीय स्थिति के लिए घटकीय वियोजन होगा और पी कॉस थीटा अक्षीय स्थिति के लिए आपका घटकीय वियोजन होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि इस चीज़ का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उसका परिणामी क्या होगा। तो परिणामी जो होगा वो ई होगा, है ना। तो यहाँ से E1 और E2 के बीच का जो एंगल होता है वह कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो इस प्रकार अवशिष को यहाँ पे आगे की ओर मैं बढ़ाता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये भी दो वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश स्थित है यहाँ पे, है ना, जिनके बीच की दूरी 2 है, बिंदु आपका मध्य बिंदु से r दूरी तथा थीटा कोण पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वही चीज़ को मैं लिखा हूँ, इसको घटकीय वियोजन करते हैं, एक आपका P cos थीटा, एक P sin थीटा, एक लंबवत, एक OP के डायरेक्शन में, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये O है और अक्षीय स्थिति में आपका OP का डायरेक्शन है, ये यहाँ पे ये अक्षीय स्थिति OP और यहाँ पे OP का क्या है, लंबा आधा डायरेक्शन है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, एक बार अक्षीय स्थिति में P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे P cos थीटा अपन कितना R3, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, फर्स्ट होगा। दूसरा नंबर यहाँ पे होगा निरक्षीय स्थिति जो कि साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1/4 पाई कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, P कितना होगा साइन थीटा अपन कितना R3। अच्छा एक और यहाँ पे 2 होता है ना, तो 2 को मैं भूल रहा था, तो 2P cos थीटा अपन आपका क्या R3। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक बार अक्षीय के लिए निकालें, निरक्षीय के लिए। अब E1 और E2 परस्पर क्या है, लंबवत है, तब लंबवत जब होगा तो परिणामी यहाँ पे क्या होगा, E1 का क्या होगा स्क्वायर प्लस कितना होगा E2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को रख सकता हूँ, E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे E = √E1 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आपका 2P cos थीटा अपन R3 यहाँ पे हुआ होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका P साइन थीटा अपन कितना हो जाएगा R3 और होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सब में P है और R3 यहाँ पे जो है होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा सब में, और अंदर ही अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 बचेगा और cos थीटा होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे ओनली क्या होगा साइन थीटा होल स्क्वायर। अब उसमें वर्गमूल कट जाएगा, तो E = 1/4 पाई कितना होगा एप्सिलॉन नॉट P अपन कितना R3, और √2 दूनी कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा और धन कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं या तो दोनों को क्या करता हूँ cos में चेंज कर लेता हूँ या साइन में चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा और इसको आपका √, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर कितना होगा थीटा, इस रूप में मैं इसको बदल देता हूँ। बदलने के बाद यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन R3, है ना, और √, कितना होगा एक कम होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा 1। ये अक्षीय स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट, अक्षीय स्थिति में नहीं, सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा अभिष्ट व्यंजक न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा यहाँ पे मैं शर्त लगा सकता हूँ, देखिए आप जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा
कि थीटा बराबर कितना डिग्री पर होता है 0। तो आपको पता है कि cos 0 बराबर कितना होगा 1। तो ई बराबर देखिए वही फिर से वापस उसी से मैं निकाला हूँ और रिटर्न वहाँ पे फिर से रिटर्न ले आऊँगा। तो यहाँ पे देखो cos 0 का वैल्यू 1 + 1 तो 3 1 कितना होगा 4। तो 4 का जो अंडररूट होता है वो कितना होता है 2 होगा। तो यहाँ से 1/4πε0 यहाँ पे 4πε0 और यहाँ पे 2 आएगा तो 2p अपन कितना r³ है ना। तो अच्छी स्थिति के लिए यहाँ पे होगा। अब दूसरा शर्त यहाँ पे लगाता कि when θ = 90 डिग्री, तब वो कौन सा स्थिति होता है निरक्षीय स्थिति होता है। तो निरक्षीय स्थिति जब यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 होगा और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री होता है। तो E आपका क्या होगा 1/4πε0 p/r³ देख सकते हैं अंदर में क्या होगा 3 × 0 + 1 मतलब 1 बचेगा यहाँ पे है ना। तो यहाँ से E क्या होगा 1/4πε0 p/ कितना r³। तो ये निरक्षीय स्थिति मतलब मेरा कहना है कि सामान्य स्थिति से हम लोग अक्षीय भी निकाल सकते हैं कोण को बदल के और निरक्षीय स्थिति है ना। तो इस प्रकार से ये सामान्य स्थिति है ना। तो अब किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें मैसेज कमेंट में लिख सकते हैं।